मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और हमारे गांव में एक बड़ी ही अजीब सी रिवाज की प्रथा थी। अगर लड़की की शादी हो गई और शादी के 5 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मेरी भाभी को भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी भाभी से ये राज पूछा तो भाभी के चेहरे के एकदम से एक्सप्रेशन बदल ही गए थे, बल्कि उनके चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था। वो रोते हुए कहने लगी, तुम अभी छोटी हो इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और रोते हुए बताने लगी कि भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भाभी की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन जब 6 साल बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उसके बाद तो मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। मेरा नाम प्रज्ञा था, लेकिन मुझे मेरी फैमिली से बहुत प्यार मिला था और प्यार में कुम्मो बुलाया जाता। तांत्रिक ने भी मुझे प्रज्ञा नाम से ही बुलाया था। ये नाम मेरी दीदी ने रखा था। मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार से कुम्मो बुलाया करती। उसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कुम्मो कहकर पुकारा करते। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा छोटी थी और सब में ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मेरे घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड से बात करते और लाड भी करते। मुझे बड़े मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरे पिता की अपनी एक लॉन्ड्री थी, उसका दुकान अच्छा चलता था। ये कह लो कि मेरे पिताजी धोबी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे आइडिया हुआ कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत ही अजीब से है, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी देते हैं। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई भी रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनका दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी के बारे में पहले से ही सोच विचार करके रख दिया जाता था। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी, और शादी भी अपने ही गांव में किसी के लड़के के साथ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की होती तो उसकी शादी हमारे गांव के ही लड़के से की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के पेरेंट्स के आगे बुरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी रिश्ता लेकर हमारे गांव में भेज दिया था, और वो लड़का कहता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इसके साथ करवा दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहाँ शादी हो गई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। लड़का काफ़ी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वो लड़का काफ़ी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर फांसी ली। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, इसलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जान पाई और ना ही अपने गांव के इन रिवाजों के बारे में कुछ आगाह हो पाई। मैं बस 4th क्लास तक की पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिया था। 4th क्लास तक भी बड़ी जिद से मैं पढ़ी थी। मेरे परिवार वाले तो मेरा स्कूल में एडमिशन तक नहीं करवाना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की और जिद करती तो मेरे पिताजी कहते कि बस यहाँ तक ही बहुत है, हमारे गांव में ये सब कुछ नहीं चलता। मैं बहुत रोई थी और बहुत तड़पी दी, मगर मेरे पिता पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस दी कि सब गांव वाले हमारे गांव के फेमस तांत्रिक बाबा को बहुत मानते हैं। तुम तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करोगी तो तुम्हारे पिता ज़रूर मान जाएंगे। ऐसे एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं गए हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आई और मैंने आज से पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। बस इतना जानती थी कि वो पूरे गांव और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग उनकी ही बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे पिता से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने की भी परमिशन मिल ही जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे मैं इस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झाँक कर देख रही थी। उसने मुझे खिड़की से ही आवाज़ लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी कि इतनी कड़ी धूप में कहाँ जा रही हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझे कहा, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए एक टीचर मिल गई थी। उनका नाम अवंतिका था।
जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते तो मैं अवंतिका मैम से पढ़ने के लिए आ जाती और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियाँ दी थी। अवंतिका मैम को देखकर लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। अपने घर में शायद वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि मैंने उनके घर में अकेले उनके अलावा किसी को नहीं देखा था। अवंतिका मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की और लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट लगते थे और गांव की सारी औरतें पुरानी साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अवंतिका मैम अच्छे अच्छे सूट पहना करती थी। वो बोलती थी तो मेरा मन करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊँ। उनके बोलने का स्टाइल और उनका गेटअप मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरे 6 साल में अवंतिका मैम के पास मैं चोरी छुपके पढ़ने के लिए जाती रही। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन किसी को शक भी नहीं हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड के घर के वहाँ जा रही हूँ ऐसा कहती। अवंतिका मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती हूँ ये नहीं बताती। अवंतिका मैम ने मेरा 9th और 10th का एग्ज़ाम भी दिलवाया था। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। अवंतिका मैम ने खुद ही मुझे स्कूल में जाकर पेपर्स भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और बहन को इस बारे में पता था, लेकिन मेरी वजह से वो खामोश रही। उन्होंने इस बारे में घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था तो मेरी माँ ने मुझे कहा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारे पिता और दोनों भाइयों ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारी भैया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारी में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में मैं अवंतिका मैम को बुलाऊँ। ये बात सुनकर मेरी माँ अचानक घबरा गई। कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम अवंतिका को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ संबंध खत्म कर दिए। मैं सुनकर हैरान हो गई थी और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने तांत्रिक बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। ये तांत्रिक बाबा वही था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और उसका बहुत सम्मान किया करते थे। तांत्रिक बाबा को ही इस गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीबोगरीब रस्म रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होती उसे तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अवंतिका मैम बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट थी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे परिवार वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उनको उनके ही घर में बंद करके रख दिया था। ये सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब भी लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और मेरी बहन की शादी एक ही दिन होने वाली थी। शादी हो गई और उसके बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर आ गई। वो हमारे गांव में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो चुकी थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मगर भाभी घर में आते ही मेरी दोस्त बन गई थी। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होने शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वो सारा दिन भगवान की पूजा में गुजारा करती। मैं उनसे पूछती तो वो कहती कि प्रार्थना किया करो, भगवान मुझे जल्द से जल्द औलाद दे। अगर मैं 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने में ही मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अब तक सूनी ही थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा कि आप उदास क्यों हो रही हो, आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वो आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दे, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाओगी। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने गुजर गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहू को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चली जाओ। भाभी बहुत ज़्यादा डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने के लिए आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि जब भाभी तांत्रिक बाबा के पास जाना ही नहीं चाहती तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो। तब मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बेटी तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर ये तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी बहुत घबरा गई।
और बुरी तरीके से डर भी गई। उसके बाद रोते हुए भाभी तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम मुझसे गले मिलते हुए कह गई, मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हो गई और परेशानी भी हो गई कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, न जाने भाभी इतना क्यों डर रही है और रो रही है। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी के यहाँ बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर अवंतिका मैम से शिक्षा हासिल ना की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो जाती। अवंतिका मैम की दी गई शिक्षा मुझे अच्छी तरीके से याद थी। संतान देना और ना देना सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। ये बाबा क्या करता था? भाभी को ये गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, भाभी चली गई थी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एक दिन मैं चोरी चुपके घर से निकल गई थी ताकि जाकर भाभी का हालचाल मालूम कर सकूं। वो तांत्रिक बाबा के गांव के सबसे आखिरी कोने में रहता था। मैं अपना मुंह छुपाकर वहां चली गई थी। वो एक बड़ी सी कोठरी थी जिसके आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन कमरों में काफ़ी सारी औरतें मौजूद थी। मैं हर कमरे की खुली खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 कमरों के बाद एक कमरा आया था जिसकी खिड़की खुली थी। वहां से मुझे भाभी नजर आई। वो जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनका आवाज़ दी तो भाभी मुझे देखकर बहुत चौंक गई। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से जाओ, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर ले आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे और वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ ये भाभी को क्या हो गया है? मेरी माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में मत बोलो, और अभी तुम छोटी हो, कहा ना मैंने। माँ ने मुझे डांटकर खामोश कर दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहने पर अफसोस में सर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई थी जब 1 महीना गुजर गया और उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट है। माँ भैया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सारे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती जा रही थी उतना ही कम था। ये सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, इन सब का क्या राज है? ऐसे कैसे हो गया है? आखिर वो तांत्रिक बाबा औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है कि औरतें इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है और आप भी प्रेग्नेंट हो गई हो? ऐसा कैसे हुआ? बताओ ना भाभी, वहाँ उसकी कोठरी में आपके साथ क्या हुआ है? प्लीज़ बताओ। मेरी ये बात सुनकर भाभी के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया था। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मुझे ये सब कुछ मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, बस इतना समझ लो कि इस रिवाज से मुझ समेत कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर डर गई थी कि आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदासी देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया था। भाभी की बेटी दिखने में बिल्कुल भाभी पर ही गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि संतान के लिए मन्नतें और प्रार्थना करने वाली भाभी की जब अपनी संतान हो गई तो वो उसे देखती तक नहीं थी कि वो उसकी अपनी बेटी है। वो तो उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती थी। मेरी माँ ही उसे संभालती। मैं कई बार भाभी को कहती, अपनी बेटी का ध्यान रखा करो, आपकी बेटी को हम क्यों संभाले, हमसे ज़्यादा ये आपकी बेटी है। मगर वो शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, उसे वही उस कोठरी पर ही छोड़ाओ। मैं क्यों उसे हाथ लगाऊं? मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लगता था कि जब से भाभी उस तांत्रिक बाबा के पास गई है तब से ही वो बहुत अजीब सी हो गई है। मुझे भी भाभी की हालत पर तरस आने लगा था। वो हमेशा खोई खोई रहती थी और अब तो बिल्कुल ही अपनी होशो हवास खोने लगी थी। माँ रोज परेशान होकर यही कहती थी कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने ये बात हुई कि उन्हें दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा, ये बात सुनकर वो बुरी तरीके से डर गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उसके पास नहीं जाना। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी
और वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ बड़े गर्व के साथ लोगों से कहती कि देखा, बस तांत्रिक बाबा का नाम लिया कि मेरी बेटी ठीक हो गई, यानी कि मेरी बहू ठीक हो गई। इससे बढ़कर उनका चमत्कार क्या होना चाहिए और इससे बढ़कर और सबूत क्या होगा। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने एक दो बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ ना भाभी, तांत्रिक बाबा ने किस तरीके का आपका इलाज किया है। मगर वो हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि भगवान ना करे मुझे उसके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए थे और इसी दौरान मेरी एक बहुत पक्की दोस्त की शादी हो गई। वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर वो जब वापस आई तो बहुत खुशहाल नजर आ रही थी। मुझे लगा कि वो भी भाभी की तरह ही उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि उस पर तंत्र मंत्र का पढ़ना, फूक उसका इलाज किया गया है। मतलब ऐसे सारे प्रकार किए और बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पर उसे 5 दिन गुजारने पड़े। वो बड़े अच्छे से गुजारे थे, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। और ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी और अलग अलग बातें ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्दी मेरी शादी भी कर दी गई। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था और मेरे ससुराल में भी सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरे के साथ हुआ है ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजरे, हर तरफ से आवाज़ आने लगी कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, ये प्रेग्नेंट कब होगी। कोई औरत हमारे घर के अंदर आकर कहती कि अगर तुम्हारी बहू 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसे भी तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपनी अवंतिका मैम के पास चली गई थी और उनको सारी बात बताकर उनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करना, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं ये उनकी राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसे तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुलकर सबके सामने आएगा और जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूँगी। अवंतिका मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहाँ जाने से मना कर देना। मैंने खुद होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरीके की जिंदगी नहीं जीना चाहती। अवंतिका मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी। मैंने उनसे कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जरूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा की कोठी पर छोड़ने के लिए चली गई थी। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिल गई थी और वो इशारे से मुझे मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ। मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चलती हुई इस चिंगारी को और सवालों को मैं ढूंढ रही थी और हर सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इसलिए मुझे वहाँ जाने का कोई भी डर और खौफ नहीं था। मैंने जैसे ही वहाँ पर कदम रखे, हैरत की वजह से मेरे कदम जकड़ कर रह गए थे। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें गीता का पाठ पढ़ती हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। मैंने उनका सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई थी। उसके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था। वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसके पास लोग जाते और वो उन पर पड़कर फूंक देता। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। भाभी तो कुछ और कह रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरे साथ तो मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर एक कमरे में अंदर छोड़ दिया। ये कमरा छोटा सा और सिंपल था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी। हर जगह जगह मोमबत्ती लगाई हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डाल दिया गया था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा कि यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र, फूंक और औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन लगातार यहाँ पर रहना है। मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गई थी। रात के टाइम मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की के अलावा कमरे में अब तक कोई भी नहीं आया था मुझसे मिलने के लिए। ना ही कोई आने वाला था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उनके पास ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाएगा। ये सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर
कोई दाखिल हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब कुछ आने लगा जो भाभी कह रही थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में मोमबत्ती थी और उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ था। वो तो और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि कहा है किसी ने कि तुम अपनी पत्नी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वो कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर न जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे सब कुछ सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वो तांत्रिक बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे पति को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे में बने हुए मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कह दिया। फिर रात हुई तो फिर से मेरा पति मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ का सारा माहौल देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे पति ने इतने ढेर सारे पैसे उन तांत्रिक बाबा को क्यों दिए थे। कहीं इस बाबा की फीस तो नहीं थी या कुछ और था? तो मेरा पति कहने लगा, अरे पागल, तांत्रिक बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन ये मैंने अपनी खुशी से उनको दे दिए हैं। ये रकम को हमसे ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता ना, और वो नहीं ले रहे हैं। ये सब अपनी खुशी से और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दिए जाते हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में तांत्रिक बाबा का नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा। मुझे वहाँ पर पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकने आते थे, लेकिन मुझे नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसी रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जाता है, जबकि मैंने देखा था यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन वहाँ पर रहकर आ चुकी थी। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं भी बहुत जल्द उनको प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुना दूंगी। मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी के पाप कुछ ज़्यादा ही है, जो तांत्रिक बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माता पिता नहीं बन सके। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने माता पिता के घर चली गई थी। वहाँ पर भाभी मौजूद थी और अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने भाभी से गुस्से में कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी दिखा नहीं, जिसको बताकर आप इतना रो रही थी। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोगों की बहुत अच्छे से इलाज में मशहूर रहता है, ईमानदारी के साथ सारा इलाज करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी, कहने लगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? वो बताओ, अब तक क्या हुआ तुम्हें प्रेग्नेंट ना होने की वजह, बताओ तो ज़रा। और बाकी की लड़कियां वहाँ जाने के बाद प्रेग्नेंट क्यों हो गई है? और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रह गई। भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गाँव में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा के पास जाया जाता है। मैंने आपकी बात पर यकीन किया था और वहाँ पर चली गई थी ताकि वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं इसका सारा सच सारे गांव वालों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ नजर ही नहीं आई। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेगी कि आपने पापों का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चले जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो भी यह सारे गाँव वाले तुम्हें दोबारा वहाँ भेजने पर मजबूर कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी ये सारी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर बहुत डर गई थी और अपने घर मतलब अपने ससुराल को वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार तो वही हुआ था जैसा भाभी ने कहा था। रोज अलग अलग तरीके की 2 औरतें हमारे घर आती थी और मेरी सास से वही सब कुछ कहती थी जो भाभी ने मुझे बताया था। वो कहती कि अपनी बहू को दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले जाओ, उसके पापों का पश्चाताप करवाओ, तभी जाकर तुम दादी बनोगी। रोज हमारे घर कोई ना कोई नई औरत आ ही जाती थी और मेरी सास को पट्टियाँ पढ़ाती थी। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में मैं भाभी से पहले ही सुन चुकी थी। मैं इन सारी हालात में बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि अब मेरी सास के तेवर भी
बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से अब डर भी लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो दोबारा हम तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही हुई बातें सच निकली थी, सारी बातें सच साबित होती चली जा रही थी। मैं और मेरे पति वहां पर गए तो तांत्रिक बाबा हमसे कहने लगे, तुम्हारे पति के पाप तो बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है जिनका पश्चाताप करना ही होगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा भगवान के आगे रो रो कर अपने पापों का पश्चाताप करना ही पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें पूरे लगातार 3 दिन और 3 रातों तक कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा नहीं, इस बार तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही कमरे में नहीं रुकेगा। ये बात सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। भाभी की कही हर बात सच साबित हो रही थी। न जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी वो सच था, या जो अब मैं देख रही थी वो सच था। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे से चली गई जहाँ पर मुझे तांत्रिक बाबा ने जाने के लिए कहा था। मैं दोबारा वही आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी, और एक बार फिर से मैं उसी कमरे में आ गई थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ पर आ गई थी। और फिर मुझे सच क्या भी तो पता लगाना था। थोड़ी देर गुजरी थी कि तांत्रिक बाबा भी कमरे में आ गए थे। मैंने कहा आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं डर कर पीछे हट गई थी और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे? तांत्रिक बाबा कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम जरूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथों में खिलाओगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से जैसे जमीनें निकल गई थी। भाभी ने सच्ची कहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दरिंदा था। इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वो कहने लगा, इस तरह से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था कि मैं उसकी बात मानने के बारे में ना सोचूं। वो खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा, यकीनन तुम्हारे पास जो औरत आती होगी तुम उसके साथ भी यही सब कुछ करते होंगे ना, और उन्हें इसी तरीके से ब्लैकमेल करते होंगे ना, इसलिए वो बेचारी चुप हो जाती होगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने की खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होगी। वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, ऐसा ही है। जो लड़कियां मेरे पास आती है वो ज्यादा ही बेबस और लाचार होती है, जमाने और ससुराल की सताई हुई होती है। अगर उनके यहाँ बच्चा ना हो तो उनको तलाक दिया जाता है। इसी डर से वो मेरे पास आती है और मेरे बच्चे की माँ बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा लेती है। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम गांव वालों को धोखा देते हुए ये रस्म रिवाज के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो हंसने लगा और कहने लगा, इस रिवाज की शुरुआत मेरे पिता ने ही की थी। वो अच्छी खासी कमाई करते थे और इस इलाज के नाम पर अय्याशी भी कर लिया करते थे। ये गांव वाले बहुत ही मासूम लोग हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाना सब लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ कैसा बनाया जाता है। ये लोग तो पहले से ही बेवकूफ़ है, तो इन्हें बनाना क्या है? साले बेवकूफ़ कहाँ के अपनी बहन बेटियों और पत्नियों को गैर मर्द के हवाले छोड़ देते हैं। मैं उस आदमी की बातें सुनकर शॉक हो गई थी। उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी जो हैरान कर देने वाली थी। वो आदमी सारे गांव वाले और अपना सब कुछ मानते वो इतना घटिया हो सकता था। मैंने ये सब कुछ सपने में भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैं आई थी तो यहाँ पर सब कुछ अलग था। अब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? ये सवाल जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, मैंने पूरे गांव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई है, जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती है और दूसरा वो जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती है जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता। उन लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि वो उनको मेरे पास लेकर आ जाए। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला कि तुम इस नीयत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में ना जान सको। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी के हुलिये को भी बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर
किसी तरीके का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया था। मैंने ही उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर मजबूर हो जाओ। और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा आना ही पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूँ तो? वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत बड़ा पछताओगी, क्योंकि कोई तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं, शायद तुम इन्हीं गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। यह बात तो वो सच में बिल्कुल ठीक कह रहा था। ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। वो बहुत खुश हुआ कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली है। मगर मैं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दे को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि बाजी इस तरीके से पलट जाएगी और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सबको एक साथ देखकर बुरी तरीके से घबरा गया था और उसे पसीने छूटने लगे थे। मैं जब यहाँ पर 5 दिन रहकर गई तो सब लोगों ने मुझसे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस टाइम तो मैं इस आदमी की हकीकत नहीं जानती थी, इसलिए मैंने जो देखा वही बता दिया था। अगर मैं सबको सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि इस आदमी की सच्चाई सबकी आंखों के सामने ला सकूं और कानों से सुना लूं। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी भी खुल जाए। अंधविश्वास की पट्टी हमेशा के लिए उतर जाए जो काफी सालों से बंधी हुई थी। यह कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ 2-2 लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 1-2 बूढ़े थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राजी किया था, क्योंकि ये लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयारी नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैं अगर खुद बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं इस आदमी के मुंह से सारी बातें, सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी। मैंने इसे ढंग से सब कुछ बात करने दी थी। यह अपने गुनाह खुद अपने मुंह से निकाल दे। इस आदमी ने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से ही कह दी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। मेरे पति ने आगे बढ़कर तांत्रिक बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। उन औरतों ने उसे पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैला रही थी। मैंने ये सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर जाकर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी तांत्रिक बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर रख दी थी। अवंतिका मैम ने जब यह बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वो कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वो काम तुमने अकेले कर दिखाया। मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उस टाइम वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। इसलिए उसे नाटक करना पड़ा, क्योंकि इस तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी। तो वो इस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उससे कहा गया वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा, सबको असली बात पता चली गई है, लेकिन इन सारे शुक्रिया की हकदार मेरी भाभी है, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियां और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल चुका था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं और कुछ महीनों बाद मैं भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देने लगी थी और मैंने बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तांत्रिक बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।